संजू और अंजू जुड़वा बहनें थीं, मगर बचपन में ही दोनों के माता पिता नीलेश और सीमा की अक्सर लड़ाई होती रहती थी। एक दिन नीलेश लड़ाई झगड़ों से तंग आकर अलग होने का फैसला करता है। नीलेश और सीमा एक एक बेटी को अपने पास रखने का फैसला भी लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। नीलेश सीमा से लड़ते हुए कहता है, सीमा, अब मैं तुम्हारे साथ इस छोटे से गांव की छोटी सी झोपड़ी में नहीं रह सकता। मैं ये सब छोड़कर शहर जा रहा हूं। ठीक है, फिर जैसा आपको ठीक लगे। मुझे भी आपके साथ नहीं रहना है। मुझे भी अब अपनी जिंदगी में शांति चाहिए। दोनों अपनी बच्चियों के बारे में नहीं सोचते हैं और समझौता करके डिवोर्स ले लेते हैं, जिसके बाद नीलेश संजू को अपने साथ शहर ले जाता है और सीमा अंजू के साथ गांव की ही झोपड़ी में रहने लगती है। शहर जाकर नीलेश दूसरी शादी कर लेता है और कुछ ही दिनों में वो एक नया बिजनेस करके बहुत अमीर भी हो जाता है। मगर वो अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे घर में वक्त ही नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से संजू बहुत अकेला महसूस करती थी। उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि संजू शहर में खुश नहीं थी। संजू को अक्सर अपनी बहन और माँ की याद आती थी। एक दिन वो अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी, पता नहीं मेरी जुड़वा बहन अंजू वहां गांव में कैसे रह रही होगी। उसे भी मेरी कितनी याद आती होगी। मुझे तो माँ की बहुत याद आती है, मगर ना जाने क्यों पापा को माँ की याद ही नहीं आती। वो तो अंजू को भी भूल गए। संजू खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी संजू की सौतेली माँ वहां गुस्से में आ जाती है। क्यों रे संजू, यहाँ क्या कर रही है? बस सारे दिन बैठे बैठे आराम फरमाती रहती है। जरा चलकर मेरे काम में हाथ तो बटाना। संजू की सौतीली माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसको हमेशा सताती रहती थी, लेकिन नीलेश को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और संजू और अंजू दोनों बड़ी हो जाती हैं। दोनों ही दिखने में बहुत सुंदर थीं, क्योंकि वो थी तो जुड़वा बहन ही ना। बस फर्क सिर्फ इतना था कि संजू अमीर थी और अंजू गरीब। एक दिन अचानक से बीमार होने की वजह से गांव में ही अंजू की माँ की मौत हो जाती है। अंजू के ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। पहले से ही वो गरीब थी और अब अपनी माँ के बिना वो बेसहारा भी हो गई थी। ये क्या हो गया? पहले पापा और संजू मुझे छोड़कर चले गए और अब माँ तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मेरा क्या होगा? मैं कैसे यहाँ अकेले रहूंगी? अंजू काफी देर तक बिना कुछ खाए पिए रोती रही, मगर जल्दी ही अंजू का दुख गुस्से में बदल गया। बस बहुत हो गया। वो संजू वहां शहर में ऐशो आराम से जी रही है और यहाँ मैंने और मेरी माँ ने कितने दुख झेले। माँ की जिंदगी तो दुखों में ही बीत गई, लेकिन मैं ऐसे मर मर कर नहीं जीऊंगी। मैं अब शहर जाऊंगी और उससे भी उसकी सारी खुशियां छीन लूंगी। अंजू तुरंत अपना सामान बांधकर शहर जाने के लिए निकल जाती है। सबसे पहले वो शहर जाकर एक कमरा किराए पर लेती है और फिर वो वहां बैठकर सोचती है, आखिर मैं इतने बड़े शहर में आ तो गई, मगर उस संजू को ढूंढूं तो ढूंढूं कैसे? मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि वो किसी कॉलेज में पढ़ती है। तो फिर ठीक है, सबसे पहले मैं वो कॉलेज ही ढूंढूंगी, शायद मुझे संजू वहां दिख जाए। अंजू शहर में लोगों से पता पूछते पूछते कॉलेज तक पहुंच जाती है। वो कॉलेज के बाहर खड़े होकर इतनी बड़ी बिल्डिंग को आश्चर्य से देख रही थी। वाह, ये कितनी बड़ी बिल्डिंग है! मैंने गांव में आज तक दूसरी मंजिल का मकान तक नहीं देखा और यहाँ वो संजू इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग में पढ़ने आती है। अब बस मैं इसकी जिंदगी को अपना बना लूंगी। अंजू खुद से ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी वहां पर कुछ लोग कार से आ जाते हैं। उनमें से एक लड़की आकर अंजू को गले लगा लेती है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? संजू, तुम कितने दिनों बाद कॉलेज आई? हमें तो लगा था कि अब तुम आओगी ही नहीं। खैर, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। हाँ संजू, मैंने सुना था तुम्हारी तबीयत खराब है। अब तुम ठीक हो ना? अंजू मन ही मन सोचती है, ओह, तो शायद ये मुझे संजू समझ रहे हैं। जरूर ये संजू के कॉलेज के दोस्त होंगे। क्या हुआ संजू, किस सोच में पड़ गई? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ हाँ, मतलब नहीं नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तुम लोगों के पास तो कार है, क्या तुम लोग मुझे घर छोड़ दोगे मेरे? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं संजू, बिल्कुल आओ, बैठो आकर, हम तुम्हें छोड़ देंगे। वो सब लोग अंजू को संजू के घर छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। हे भगवान, ये इतना बड़ा घर, उस संजू के पास इतना बड़ा मकान और मेरे लिए बस वो टूटी फूटी झोपड़ी। वाह, किस्मत का खेल भी कितना निराला होता है। लेकिन अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। अंजू चुपके से घर के पीछे की तरफ जाती है और खिड़की से अंदर झांकने लगती है।
अंजू को सीधा संजू का ही कमरा दिखता है। कमरा दिखने में बड़ा सुंदर था, मगर संजू अंदर सो रही थी। आहा, देखो तो महारानी को कैसे पड़े पड़े सो रही है, अभी सबक सिखाती हूँ इसे। अंजू खिड़की से कमरे के अंदर कूद जाती है और संजू के मुंह पर बेहोश करने वाला स्प्रे छिड़क देती है, जो उसने शहर आते ही खरीद लिया था। वो किसी तरह संजू को घसीट कर कमरे से बाहर ले जाती है और अपना मुंह बांध लेती है। रिक्शा, रिक्शा! अंजू की आवाज सुनकर एक रिक्शा रुक जाता है। भैया, ये मेरे साथ मरीज है, ये चक्कर खाकर बेहोश हो गई है, आप जरा इन्हें मेरे साथ रिक्शे में बिठा दीजिए ना। हाँ हाँ मैडम, रुकिए, मैं अभी आपकी मदद करता हूँ। इसके बाद अंजू रिक्शे में बैठकर संजू को अपने किराए पर लिए हुए कमरे में ले जाती है और उसे वहीं पर एक कुर्सी से बांध देती है। इतना ही नहीं, अंजू संजू से कपड़े भी बदल लेती है और उसकी जगह ले लेती है। थोड़ी देर में संजू को होश आ जाता है। ये मैं कहाँ हूँ? ये मेरा घर तो नहीं है। तभी अंजू संजू के सामने आ जाती है। क्या? मेरी हमशक्ल यानी अंजू? अंजू, ये तू है मेरी प्यारी बहन? तूने मुझे बांध क्यों रखा है मेरी बहन? पता है मैंने तुझे कितना याद किया। हा, अब ये सब झूठा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरी इन चालों में नहीं फंसूंगी। अब मैं वो मासूम अंजू नहीं रही कि कोई भी मुझे अकेला छोड़कर और बेवकूफ बनाकर चला जाएगा। अब मुझे मेरा हक मांगना और छीनना दोनों ही अच्छे से आता है। क्या? ये सब तू क्या कह रही है अंजू? और सबसे पहले तो ये बता कि तूने मुझे बांध कर क्यों रखा है और तूने मेरे कपड़े भी पहन लिए। तू आखिर करने क्या वाली है अंजू? मैं तो वही करूंगी जो हमेशा से होना चाहिए था। अब मैं तेरी जगह लूंगी और उस अमीरों वाले बड़े घर में रहूंगी जहां सारे ऐशो आराम है। क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है अंजू, तू गलत समझ रही है। वहां कोई आराम नहीं है, वहां तो बस दुख ही दुख है। संजू चीखती चिल्लाती रहती है, पर अंजू उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसे वहीं छोड़कर संजू के घर चली जाती है। वहां जाकर वो चुपचाप अपने बेड पर वापस से सो जाती है जहां पर पहले संजू सो रही थी। तभी वहां संजू की सौतेली माँ दिव्या आ जाती है। ए संजू की बच्ची, मेरे इस आलीशान कमरे में पड़ी पड़ी कब तक सोएगी? जल्दी उठ, तेरा बाप चला गया काम पर। अब उठकर घर का सारा काम कर और मुझे वो तबीयत खराब होने की सारी बकवास मत बताना, समझी? सौतेली माँ की ऐसी कड़वी बातें सुनकर अंजू एकदम दंग रह जाती है। सच तो ये था कि संजू के पिता के सामने सौतेली माँ संजू को बड़े प्यार से रखती थी, मगर उनके बाहर जाते ही वो उस पर अत्याचार करती थी। यही नहीं, रात में दिव्या संजू को घर के स्टोर रूम में सोने को कहती थी। संजू भी सीधी होने के कारण कुछ नहीं बोल पाती थी, क्योंकि अगर उनके पिता को यह सब पता चल जाता तो वो सौतेली माँ को घर से निकाल देते। अंजू थोड़ी ही देर में समझ जाती है कि चीजें जितनी अच्छी दिख रही थी उतनी अच्छी थी नहीं, लेकिन वो बिना कुछ बोले दिन भर काम करती है। रात में जब अंजू संजू के पिता घर आते हैं, उन्हें देखकर अंजू की आंखें भर आती हैं और वो दौड़कर उन्हें गले लगा लेती है। पापा, मैंने आपको बहुत याद किया, आप कहाँ थे अब तक? अरे क्या हो संजू बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मैं तो काम पर गया था बस। क्या तुम्हारी तबीयत अभी भी खराब है? दिव्या, तुमने इसको दवाई नहीं दी क्या? अरे नहीं, मैंने दवाई दी थी ना, शायद दवा ने असर नहीं किया होगा। फिर क्या बात है संजू बेटा, चलो हम सब साथ में खाना खाते हैं, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा। रात का खाना खाने के बाद नीलेश और दिव्या अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, मगर अंजू को स्टोर रूम में नींद नहीं आ रही थी। हे भगवान, इस अंधेरे कमरे में कितने मच्छर हैं और यहाँ कितना अंधेरा भी है। ये सब वैसा तो नहीं जैसा मैंने सोचा था। तभी अचानक से अंजू उठकर बैठ जाती है। अरे, मैं संजू को तो भूल ही गई। पापा की और संजू के दोस्तों की बातें सुनकर लग रहा था कि संजू कुछ समय से बीमार थी और उसने कुछ खाया भी नहीं होगा। मैं अभी उसके लिए कुछ खाने को ले जाती हूँ। अंजू चुपके से उठती है और किचन में से थोड़ा खाना लेकर घर से निकल जाती है, मगर अंजू को घर से बाहर जाते हुए उसके पिता नीलेश देख लेते हैं। अरे, ये संजू इतनी रात गए कहाँ जा रही है? नीलेश अंजू का पीछा करने लगता है। थोड़ी ही देर में अंजू अपने किराए के कमरे में पहुंच जाती है। अंदर जाकर वो संजू से बात करने लगती है और नीलेश खिड़की से सब सुन लेता है। संजू मेरी बहन, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा। माँ के मरने के बाद मेरा सारा दुख गुस्से में बदल गया और मैं तुझसे नफरत करने लगी, क्योंकि मुझे लगता था कि यहाँ शहर में तेरे पास सब कुछ है। क्या? माँ अब इस दुनिया में नहीं रही? हे भगवान, मैं उनसे मिलने के लिए तरसती रही और आज मुझे ये सब सुनने को मिल रहा है। मेरी बहन, मेरी बहन, मुझे माफ कर दे कि तुझे गांव में अकेले रहना पड़ा, पर मैं भी तो तब छोटी थी जब मम्मी पापा अलग हुए।
मैं क्या ही कर सकती थी। यहाँ भी मैंने बहुत दुख झेले हैं। हाँ, मैंने सब कुछ देखा, मगर तुम्हारी सौतेली माँ तुमसे इस तरह का व्यवहार करती है तो तुमने पापा को कुछ क्यों नहीं बताया? अगर मैं उन्हें बताती कि माँ मुझे खाना नहीं देती, मुझसे घर का काम करवाती है और मुझे मारती पीटती भी है, तब पापा उन्हें घर से निकाल देते। और इस औरत ने मुझे धमकी दी थी कि अगर पापा ने उसे घर से निकाला तो वो मुझे और पापा दोनों को मौका देखकर मार देगी। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए कुछ भी नहीं कर पाई। पर नीलेश खिड़की से ये सब सुन लेता है और कमरे के अंदर आ जाता है। क्या मेरे घर में इतने सालों से ये सब चल रहा था और मैं जान ही नहीं पाया? मुझे माफ कर दो बेटी। संजू, मैं अपने कामों में इतना व्यस्त हो गया कि मैं घर पर ध्यान ही नहीं दे पाया। और बेटी अंजू, तुम्हें और तुम्हारी माँ को गांव में अकेला छोड़ने के लिए मुझे माफ कर दो। संजू और अंजू दोनों रोते हुए अपने पिता को गले लगा लेती हैं। मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब हम सब साथ में रहेंगे, एक परिवार की तरह। और उस दिव्या को तो मैं अभी जाकर घर से निकाल दूंगा। और इतना ही नहीं, मैं उसे सीधा पुलिस के हवाले करूंगा। उसने इतने दिनों तक तुम पर इतने जुल्म जो किए हैं। नीलेश घर जाता है और दिव्या को घर से भगा देता है। इसके बाद वो खुशी खुशी अपनी दोनों बेटियों के साथ रहने लगता है। पूजा को कॉलेज के दिनों से ही मैगी खाने की लत लग गई थी। पूजा अपनी शादी के बाद भी दिन रात मैगी खाती रहती थी। लेकिन एक दिन उसकी ये लत उस पर बहुत भारी पड़ गई और पूजा को लेने के देने पड़ गए। पूजा का कॉलेज में पहला दिन था। पहले ही दिन पूजा की कुछ लड़कियों से दोस्ती हो जाती है। उसकी दोस्त रागिनी कहती है, अरे यार पूजा, आज कॉलेज का पहला दिन है और हम सबकी दोस्ती का भी पहला दिन है। सेलिब्रेशन तो बनता है, चल कैंटीन चलकर कुछ खाते हैं। ठीक है, चलो सब। कैंटीन जाकर वे सभी देखती हैं कि कैंटीन बंद हो रही थी। अरे भैया, हमें कुछ खिला दो, आज हमारे कॉलेज का पहला दिन है। लेकिन मैडम जी, शाम के 4 बज गए हैं, कैंटीन अब बंद हो रही है। अरे भैया, 2 मिनट में जल्दी से कुछ बना दो, हमारा पेट भी भर जाएगा और आपकी कमाई भी हो जाएगी। 2 मिनट में तो सिर्फ मैगी बन सकती है। ठीक है, आप मैगी ही बना दो। मैंने कभी मैगी नहीं खाई। नहीं खाई तो आज खाकर देख, तू मैगी की फैन हो जाएगी। कैंटीन वाला सबके लिए मैगी बना देता है और सबको सर्व करता है। पूजा ने जब मैगी खाई, अरे वाह यार, ये तो बहुत टेस्टी है। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। मैंने कहा था ना कि एक बार खाएगी तो इसकी फैन हो जाएगी। पूजा को मैगी का स्वाद बहुत पसंद आता है। वो घर जाते समय दुकान से मैगी के 2 पैकेट खरीद लेती है और घर जाकर फिर से मैगी बनाती है, जिसे देख पूजा की माँ अर्चना कहती है, ये क्या पूजा बेटी, घर में खाना बना हुआ है और तू मैगी खा रही है। मैगी घर में आई कैसे? मैं तो कभी मैगी नहीं लाती। माँ, आपने कभी मुझे मैगी क्यों नहीं खिलाई? मैं आज तक इसके अच्छे स्वाद को नहीं चख सकी। आज मैंने कॉलेज की कैंटीन में पहली बार मैगी खाई। अब मैं फिर से मैगी खाऊंगी। तेरे लिए जो खाना बनाया है वो कौन खाएगा? वो मैं रात को खा लूंगी। इसके बाद पूजा मैगी खाती है। आज तो मैगी खाकर मजा ही आ गया। पूजा रात को खाना नहीं खाती है। पूजा बेटी, तू खाना क्यों नहीं खा रही है? मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे भूख ही नहीं लग रही है। लगेगी कैसे जब तूने ठूस ठूस कर मैगी खा लिया। अब तो पूजा रोज कॉलेज की कैंटीन में मैगी खाने लगी। जिस दिन कॉलेज में छुट्टी होती उस दिन वो घर पर मैगी बनाकर खाया करती। इसी तरह 3 साल गुजर गए। पूजा को मैगी की आदत पड़ चुकी थी। मैगी ना खाओ तो उसका पेट नहीं भरता था। एक दिन, पूजा बेटी, कल तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, अच्छे से तैयार हो जाना। और हाँ, उनके सामने भूल से भी मैगी का नाम मत लेना। ठीक है माँ। दूसरे दिन पूजा को देखने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं और पूजा उन्हें पसंद आ जाती है। कुछ दिन के बाद उसकी शादी सौरभ के साथ हो जाती है। शादी के बाद जब पूजा की पहली रसोई होती है तो उसकी सास कहती है, पूजा बहू, आज तेरी पहली रसोई है, कुछ अच्छा बना ले। लेकिन माँ जी, मुझे मैगी के अलावा कुछ बनाना ही नहीं आता। क्या मैगी के अलावा कुछ नहीं बनाती? चल, मैं तुझे खाना बनाना सिखाती हूँ। सरला देवी उस दिन पूजा को खाना बनाना सिखाती हैं। पूजा सबके लिए खीर पूड़ी और पनीर की सब्जी बनाती है, लेकिन खुद के लिए वो मैगी बनाती है। सबको खाना खिलाकर जब पूजा खुद खाना खाने बैठी, अरे पूजा, तू मैगी खा रही है? तूने जो खीर पूरी बनाई है वो क्यों नहीं खा रही है? माँ जी, मुझे मैगी बहुत पसंद है,
इधर कुछ दिनों से शादी की रस्मों के कारण मैं मैगी नहीं खा सकती थी, इसीलिए आज मैगी खा रही हूँ। अच्छा, आज रसोई तेरे हाथों में आई है तो तू अपने मन की कर रही है, लेकिन बहू मैगी खाना अच्छी बात नहीं है। जी माँ जी, मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी। लेकिन पूजा कहाँ मानने वाली थी। अब तो वो ससुराल में भी रोज अपने लिए मैगी बनाकर खाती। एक दिन सरला देवी ने सौरभ से कहा, बेटा तू रोज ऑफिस चला जाता है, तेरे पीछे में बहू रोज मैगी बनाकर खाती है। मैगी उसकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तू उसे समझा देना। मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ, मेरी सुनती ही नहीं है। ठीक है माँ, मैं पूजा को समझाऊंगा। सौरभ उस दिन पूजा से कहता है, पूजा, तुम रोज रोज मैगी मत खाया करो, इससे तुम्हारी सेहत को बहुत नुकसान हो सकता है। अच्छा, तो माँ जी ने आपसे शिकायत कर दी? उन्होंने शिकायत नहीं की, वो तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें मैगी खाने से मना करती हैं। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं आज से मैगी नहीं खाऊंगी। सौरभ खुश हो जाता है, लेकिन पूजा कहाँ मानने वाली थी। अब वो छिप छिप कर मैगी खाने लगी। सौरभ के ऑफिस जाने के बाद माँ जी पड़ोस वाली चाची के घर गई हैं। यही मौका है, मैं अपने लिए फटाफट मैगी बना लेती हूँ। और पूजा अपने लिए मैगी बनाती है और ठूस ठूस कर खाती है। जब भी सरला देवी घर पर नहीं होती या सो रही होती, पूजा मौके का फायदा उठाकर मैगी बना लेती। पूजा बस मौके की तलाश में रहती। सरला देवी की नजरों से ओझल होते ही वो मैगी बनाकर खा लेती। पूजा बहू, ये मैगी की खुशबू कहाँ से आ रही है? तूने फिर मैगी बनाई है क्या? नहीं माँ जी, मैगी की खुशबू पड़ोस से आ रही होगी। मुझसे झूठ बोल रही है, मैंने डस्टबिन में मैगी के पैकेट देखे हैं, तू सुधरेगी नहीं। क्या करूं माँ जी, मैगी खाए बिना मेरा पेट ही नहीं भरता। तेरी मैगी खाने की आदत तुझे बर्बाद करके छोड़ेगी। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी पूजा के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। वो राशन लेने जाती तो मैगी के ढेर सारे पैकेट लेकर आती और उसे छिपा कर रख देती। वो दिन रात मैगी बनाकर खाती। रात में सरला देवी और सौरभ के सो जाने के बाद वो मैगी बनाकर खाती। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। रोज की तरह एक रात उसने फिर मैगी बनाकर खाई। मैगी खाकर कितना अच्छा लगता है ना, पूरे जमाने की खुशी मिल जाती है। लेकिन पूजा की खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। मैगी खाने के बाद वो जैसे ही सोने के लिए अपने कमरे में आई, उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पूजा पेट दर्द की दवाई खा लेती है, लेकिन उसका पेट दर्द कम नहीं होता बल्कि बढ़ता जाता है। कितना तेज दर्द हो रहा है। पूजा दर्द के कारण चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर सौरभ जाग जाता है। क्या हुआ पूजा, तुम चिल्ला क्यों रही हो? सौरभ, न जाने क्यों मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर जाऊंगी। पूजा की आवाज सुनकर सरला देवी भी जाग जाती है और पूजा के कमरे में आ जाती है। क्या हुआ बहू, तू चिल्ला क्यों रही है? हाँ जी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सौरभ बेटे, पूजा बहू को अस्पताल ले जा, ना जाने इसके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। हाँ माँ, मैं पूजा को अभी डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। सौरभ आधी रात को उसे अस्पताल लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर लेता है। पूजा का चेकअप होता है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी पूजा को? वो ठीक तो हो जाएगी ना? अभी चेकअप हो रहा है, कल सुबह तक रिपोर्ट आएगी, तभी पता चलेगा कि पूजा को क्या हुआ है। रात भर पूजा अस्पताल में रहती है। सौरभ इमरजेंसी वार्ड के बाहर बैठकर सुबह होने का इंतजार करता है। सुबह होने पर सौरभ ने डॉक्टर से पूजा के बारे में पूछा। डॉक्टर, पूजा की रिपोर्ट्स आ गई, कुछ पता चला पूजा को क्या हुआ है? हाँ, पूजा की आंतों में इन्फेक्शन हो गया है। पूजा मैगी बहुत ज्यादा खाती है क्या? हाँ डॉक्टर साहब, ये सब मैगी खाने के कारण हुआ है। अगर इन्होंने मैगी खाना बंद नहीं किया तो इनकी आंतें सड़ जाएंगी, फिर इनका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूँ, इन्हें समय समय पर खिलाते रहना और ध्यान रहे इन्हें मैगी मत खाने देना। अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। पूजा उस समय होश में थी और डॉक्टर की सारी बातें उसने सुन ली थी। थोड़ी देर के बाद सौरभ पूजा को घर ले आता है। आ गया बेटा, पूजा बहू की फिक्र में मैं रात भर नहीं सोई। क्या हुआ है मेरी बहू को? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है ये सब मैगी खाने के कारण हुआ है। पूजा को अब मैगी बिल्कुल नहीं खानी है। सौरभ ने पूजा को सहारा देकर बिस्तर पर लिटाया। पूजा, अभी तुम आराम करो, नाश्ता करने के बाद तुम्हें दवाई खानी है। बेटा, मैं पूजा बहू के लिए खिचड़ी बनाकर लाती हूँ। सरला देवी पूजा के लिए खिचड़ी बनाकर लाती हैं और उसे अपने हाथों से खिलाती है, जिसके बाद सौरभ उसे दवाई खिलाता है। कुछ दिन के बाद पूजा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है, जिसके बाद पूजा सौरभ और सरला देवी से माफी मांगती है। सौरभ,
माँ जी, मेरी मैगी खाने की वजह से आप दोनों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। मैं आप दोनों से वादा करती हूँ कि अब मैं मैगी को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगी। पूजा बहू, हम तो तेरे लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तू स्वस्थ रहे। तेरी सेहत पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तू स्वस्थ रहेगी तभी तो खुश रहेगी। हाँ पूजा, मैं और माँ हमेशा यही चाहते थे कि तुम सेहतमंद रहो, इसलिए हमने तुम्हें मैगी खाने से हमेशा मना किया। सौरभ, आप दोनों सही थे, मैं ही गलत थी। कॉलेज में मैगी खाने की गंदी आदत पड़ गई थी, जो धीरे धीरे लत बनती चली गई। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं। अब मैगी को बाय बाय। उस दिन के बाद से पूजा ने मैगी खाना छोड़ दिया। Please subscribe this channel.